जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। आज हमारे पास 6 टॉपिक है जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जो हेल्थ वाला टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे हम देखेंगे यूपीएससी ने कितनी बार मेंस में क्वेश्चन पूछा है, और साथ ही साथ हम जो प्रीलिम्स के इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। फर्स्ट टॉपिक जो होगा फ्रंट पेज से है, ट्रेडर्स जू अंडर प्राइस ओनियन एक्सपोर्ट टू द यूएई। तो यहाँ हमने देखा है कि जो प्राइस है वो 12 से 15 किलोग्राम पर किलोग्राम मिला है जो फार्मर्स को, और यूएई में जाके वो 150 रुपए केजी के पर केजी के हिसाब से बिका है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना डिफरेंसेज आ जाता है। इंटरमीडिएरीज हैं वो कितना पैसे ले जाते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। देन हम देखेंगे कि दिस इलेक्शन सीजन एमएसएमई परस्यू कैंडिडेट विद द जीएसटी रिफॉर्म। तो यहाँ पे देखेंगे कि एमएसएमई सेक्टर का जीएसटी से रिलेटेड क्या ग्रीवेंसेज है, वो जितने भी मेंशन है उसको एक बार मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। शेपिंग इंडियाज पाथ टू इंक्लूसिव हेल्थ केयर, अगेन ये भी मेंस स्पेसिफिक होगा। Then we will see that when not elephant on the RBI's rate decision, ये किस टॉपिक पे है? ये जो अभी आरबीआई का डिसीजन आया है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमसीपी एमपीसी, उनका हम देखते हैं कि उन्होंने कंटिन्यूअसली 6 टाइम्स जितनी भी बार मीटिंग हुआ है, बाई वो 1-2 मंथ में एक बार मीटिंग होती है, तो उसमें हमने देखा है कि 7 टाइम्स इन्होंने अपना रेट जो है 6.5 पे होल्ड करके रखा है। अगेन मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये देखेंगे कि एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके मेंबर्स क्या हैं और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। लास्ट में हम देखेंगे कि बीट द हीट ऑन द आईएमडी वार्निंग। आईएमडी का वार्निंग है कि हीट वेव्स के जो कंडीशन है वो इंक्रीज होंगे, और इलेक्शन में जो हम देख रहे हैं कि इस साल इलेक्शन है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उस पर्सपेक्टिव से इसको हम मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 में नेचुरल फिनोमिना में आ जाएगा जो हीट वेव है। और एक तरीके से ये देखें कि जीएस पेपर 3 का जो होता है, जीएस पेपर 3 जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसका भी ये पार्ट आ सकता है। ओके, लास्ट इज रिलेटेड टू द सुसाइड ऑफ द यंग पीपल, सो गॉन टू सून। यहाँ पे होगा कि बहुत पहले चले गए, कौन? सुसाइड के द्वारा। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सुसाइड केसेस इन इंडिया। सो वन बाय वन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज देखते हैं। ट्रेडर्स रू अंडर प्राइस्ड ओनियन एक्सपोर्ट टू यूएई। तो क्या दिक्कत है? हमने देखा है कि अभी ओनियन सीजनल क्रॉप है, और ऐसे सीजनल क्रॉप जब प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, सप्लाई नहीं होता है, तो प्राइस बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट है बैन कर देती है ताकि इंटरनल डिमांड हमारे वहाँ फुलफिल कर सके। इस बार इलेक्शन भी होने वाला है तो गवर्नमेंट ज़्यादा कॉशियस है, क्योंकि हमने देखा है कई बार गवर्नमेंट गिर गई है सिर्फ ओनियन प्राइस को लेके। बड़ा ही पॉलिटिकली सेंसिटिव है, प्याज मैक्सिमम चीज़ों में इसका यूज होता है। गवर्नमेंट ने बैन करके रखा था, अब बैन करके रखा एक्सपोर्ट, तो इंटरनली प्राइस नहीं मिल पाता, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बैन करके रखा था, एक्सपोर्ट जो बैन है वो पाकिस्तान और इजिप्ट में भी बैन करके रखा है, और मिडिल ईस्ट में काफ़ी नीड थी, उनकी फुलफिलमेंट जो होती है हमारे एरिया से ही जाता है। फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर्स ने किया, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है थोड़ा बीच में हम ढीली दे देंगे, आपको कुछ अलाउ करेंगे, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कुछ अमाउंट। उन्होंने कहा कि नियर अबाउट ये टन्स रहेंगे 3000 3600 कुछ ऐसे टन्स बीच बीच में उन्होंने अलाउ किया। लेकिन जो प्राइस रखा वो प्राइस इन्होंने काफी लो लिया। फार्मर से खरीदा 12 से 15 रुपए में, और वहां पे जो बेच रहे हैं 120 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे है कि ये गवर्नमेंट, ऐसा बोला गया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चल रहा है, लेकिन हमने देखा कि वहां पे जो खरीदारी कर रहे हैं वो वहां के जो ट्रेडर्स हैं, जो प्राइवेट ट्रेडर्स एंड द सुपर मार्केट के चैन के जो ट्रेडर्स हैं वो खरीद रहे हैं, और मैक्सिमम बेनिफिट उनको जा रहा है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो कितना बेनिफिट उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रेट है, रेट जो फार्मर्स से लिया जा रहा है 12 से 15 रुपए, और जो बेचा जा रहा है वो है 150 रुपए।
तो ये कंडीशन है, ये आप यूज कर सकते हैं कि जो हमारा इंटरमीडियरीज है वो कितना बेनिफिट उठाता है। अगेन फ्रंट पेज पे ही न्यूज है, नो इजरायली एम्बेसी सेफ। अभी यहाँ पे किसने बोला? ईरान ने बोला। ईरान ऐसा क्यों बोला? इजराइल ने अटैक किया है ईरान की एम्बेसी पे, और किस देश में अटैक किया है? सीरिया, जिसका कैपिटल है दमास्कस। ओके, तो इतना था। अब ईरान इसमें ऐसा माना जा रहा है कि अगर फुल फ्लेज वॉर में आ गया तो ये काफी एस्केलेट हो जाएगा, क्योंकि यूएस भी आ जाएगा, और अगर यूएस आया मे बी रस्सा भी आ जाए, बहुत बड़े लेवल पे वॉर हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ईरान इसमें थोड़ा सा अपना एग्रेसिव तेवर दिखा रहा है। यहाँ पे बोला है कि नो इजरायली एम्बेसी सेफ, हम कहीं पे भी अटैक करेंगे, बम फोड़ेंगे, आपने बम फोड़ा है तो ओके। एक और यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तृणमूल वांट इट्स करप्ट लीडर एंड एक्सटॉर्शनिस्ट टू गेट फ्री लाइसेंस ऑफ द टेरर। ये इस केस में अभी सीबीआई के ऊपर अटैक हुआ था वेस्ट बंगाल में, तो उसी पे कमेंट है। वहां पे इन्होंने बोला कि दैट इज व्हाई इंडोल्ज इनटू द अटैक व्हेन सेंट्रल एजेंसी अराइव हियर। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने इसका रिप्लाई दिया है कि they are trying to arrest our candidate and booth level leaders. Ramnavami is approaching and now even if the cracker explode, अगर थोड़ा सा पटाखे भी फोड़ देंगे तो एनआईए वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल काउंटर अटैक चलता रहता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बस हमने इसीलिए उसको लिया। जीएस पेपर 3 का एक रेलिवेंट यहाँ पे एमएसएमई से रिलेटेड न्यूज है। न्यूज क्या बोल रहा है कि दिस इलेक्शन सीजन एमएसएमई परस्यू कैंडिडेट्स विद द जीएसटी रिफॉर्म डिमांड। यहाँ पे है कि एमएसएमईज को कुछ दिक्कत है और वो इस साल के इलेक्शन में वो जीएसटी के रिफॉर्म को लेके अपना डिमांड करेंगे। जो कैंडिडेट है उनके पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि ये हमारी डिमांड है, उसको आप फुलफिल कीजिए, तभी वोट देंगे। अच्छी बात है, दिस इज द गुड यूज ऑफ द डेमोक्रेसी कि आप अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं, आपको कुछ दिक्कत है और उसके लिए आप अपना डिमांड उठा रहे हैं। दिस इज वेरी गुड टाइप ऑफ द पॉलिटिक्स एंड दिस शोज द डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काफी मेजर रोल प्ले करता है, और जीएसटी जो है टैक्सेशन से रिलेटेड है। दोनों जीएस पेपर 3 के पार्ट हैं, जो इकोनॉमिक्स के पार्ट है वहां पे हैं। अब हम देखते हैं कि इनको दिक्कत क्या है। पहला दिक्कत यह है कि जीएसटी रेट इज द कोर डिमांड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एमएसएमई एज द कंट्री जीएसएफ फॉर द लोकसभा इलेक्शन। ये तो हमने देख ही लिया। यहाँ पे दिक्कत ये, आप एमएसएमई का पहला इंपॉर्टेंस देख लीजिए। 7 करोड़ एमएसएमईज हैं और उसमें 12 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से एमएसएमई का यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। फिर दिखा रहा है कि जीएसटी इनमें लगता था, उसको जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया कि एमएसएमईज को जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा अगर एक लेवल तक उनका टर्नओवर है या इनकम है। लेकिन दिक्कत है कि एमएसएमई तो अपने साइलोज में होकर तो अपना मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है, वो किसी बड़े कंपनी के लिए करता है। जैसे कि मे बी कि कोई छोटी एमएसएमई है, वो टायर का कोई पार्ट्स बना रहा हो, जो बड़ा वाला जो कंपनी है जो गाड़ी बनाती है पूरा, वो टायर इनसे खरीद रहा हो, या थोड़ी बहुत कोई एक स्क्रू बना रहा हो कोई एमएसएमई, तो स्क्रू किसको वो बेचेगा? वो जाके बड़ी कंपनी को बेचेगा। वो बड़ी कंपनी जब के पास से जाते हैं तो उनसे बोलते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट चाहिए इसका, क्योंकि हमें तो जीएसटी देना होता है ना। तो वहां पे यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। जो एमएसएमईज प्रोवाइड नहीं कर पाती है उनसे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनका जो धंधा है, उनका जो बिजनेस है वो ठप हो जाता है। तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। साथ साथ ये भी बोला गया है कि कुछ जगहों पे जो जीएसटी है वो 18% है। जैसे ऑटो पार्ट्स में 18% है, उसको बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद 12% किया गया। लेकिन अभी डिमांड चल रहा है कि इसको या तो आप 5% कर दीजिए या 0% कर दीजिए। टैक्स जो टैक्स स्लैब है यही तो है कि 0 है, 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। 28% भी जीएसटी लिया जा रहा है, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे डिमांड हो रही है कि इतना ज्यादा आप जीएसटी ले रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर ग्रोथ। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज एनालिसिस कि ये चीज है। गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारा जब जीएसटी रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्रॉस करेगा पर मंथ तो हम इसको कम कर देंगे। अभी हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट इस बार तो रिकॉर्ड बनाई है, मार्च में 1 लाख नियर अबाउट 78
1000 करोड़ इतना का जीएसटी का कलेक्शन था, तो काफी ज्यादा है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस पे कोई अपना दिखाया नहीं है कि वो कम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जस्ट एक पॉइंट है कि अभी जो नियर अबाउट 4 करोड़ पकड़ा गया है तमिलनाडु में, वो कैश लेके जा रहे थे, और जो एसोसिएटेड है किस कैंडिडेट से ये लोग जुड़े हुए थे, बीजेपी के कैंडिडेट से थे, और ये रेलवे में लेके नियर अबाउट 4 करोड़ रुपए जा रहे थे, तो इसको पकड़ा है। तो मनी का जो यूज है इलेक्शन में, उसका एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कभी भी आप इलेक्शन से रिलेटेड अपना आंसर लिख रहे हैं तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, शेपिंग इंडियाज पाथ टू इंक्लूसिव हेल्थ केयर। तो आज हेल्थ केयर के लिए काफी के रिस्पेक्ट में काफी आर्टिकल्स हैं। क्यों है? क्योंकि कल जो 7 अप्रैल था, कल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, तो इसलिए आज हेल्थ पे काफी कुछ आर्टिकल्स हैं, कई लोगों ने लिखा है। तो ये देखते हैं कि शेपिंग इंडिया पाथ टू द इंक्लूसिव हेल्थ। तो यहाँ पे इंक्लूसिव हेल्थ क्यों कहा जा रहा है? इक्विटी की बात हो रही है, और जो इक्विटी है वो मेन एम है, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है उसको प्रमोट करता है हेल्थ इक्विटी को, इसीलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इंक्लूसिव हेल्थ। ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, इसका मेन जो मोटो है वो है कि हेल्थ इक्विटी को अचीव करना। व्हाट इज द हेल्थ इक्विटी? हेल्थ इक्विटी क्या होता है कि एक्सेस टू द गुड हेल्थ सर्विसेज एंड द गुड हेल्थ। जो हमारा एक्सेस है कि तबीयत खराब हो तो तुरंत हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने का मौका मिले, फिर हमें दवा लिख दिया जाए, दवा भी मिल जाए, और हमें जो फैसिलिटी है जैसे डायग्नोसिस कराना पड़े, मेडिसिन हो, ये सब की एक्सेसिबिलिटी तुरंत हो। ऐसा नहीं हो कि मुझे मेरा तबीयत खराब हो गया, दवा कराने के लिए मुझे 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। जैसे कि नॉर्मल देखा जाता है, जो बैकवर्ड एरिया है एक्सेसिबिलिटी नहीं है। नॉर्मल अगर आप पूर्वांचल में भी देखें, लोगों को कुशीनगर, महाराजगंज, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है ये आसपास है, वहां से लखनऊ जाना पड़ता है, ये अबाउट द 300 किलोमीटर। ये डिस्टेंस तय करके अगर आप जाते हैं कि गुड हेल्थ के लिए, दिस इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, गरीब आदमी अपना जॉब छोड़ के जाता है, तो एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे हैम्पर्ड होती है, और वो इंडिया में बहुत सी जगहों पे मिलते हैं। बिहार का यही केस है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, मैक्सिमम एरिया में अभी जो है इक्विटी नहीं है। इक्विटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे सोशल सेक्शन है जो जा ही नहीं पाते लखनऊ, जो कुशीनगर से लखनऊ का डिस्टेंस है, नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी ऐसी जो सोशल स्टेटस है उसके कारण, जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो परमिट ही नहीं करती। इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट आता है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण भी हेल्थ एक्सेसिबिलिटी कम होती है। ये आप जानिए कि हेल्थ इक्विटी क्या है। अब इसके लिए कौन प्रमोट करता है ये सब चीजें? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एरिया में काम करता है। ये यूएन का स्पेशलाइज्ड बॉडी है, पहली बात तो ये बता दूं। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, मेन ए पावर में आया था 1948, 1948 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके मैंडेट से आया था। और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इतना आप प्रीलिम्स के लिए जाने। जो इस साल का थीम है वो थीम है कि माई हेल्थ माई राइट, मेरा हेल्थ मेरा अधिकार। मेरा हेल्थ मेरा अधिकार, क्या ये पॉसिबल हो रहा है? क्या ये इंप्लीमेंटेड है, ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? मेरा हेल्थ मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, नियर अबाउट द 140 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स में, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें हेल्थ राइट को रखा गया है। लेकिन अगर आप करीब से जाके देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम, उस कंट्रीज में जो हेल्थ का एक्सेसिबिलिटी है, हेल्थ सर्विस है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है, डिस्पाइट दे हैव प्रोवाइडेड दिस इनटू द देयर फंडामेंटल राइट्स। ये जो मेन इश्यू है उसको देखा जा रहा है। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है? एलिमिनेट प्रिवेंटेबल हेल्थ डिसपैरिटीज। जो डिसपैरिटीज है ऑन द ग्राउंड ऑफ द सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस एंड डिफरेंट अदर स्टेटस दैट इट वांट टू रिड्यूस। It also want to address the cause of the poverty, discrimination, limited access to the education and the healthy food, clean water, housing. इस सब से ही हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है।
अगर आपकी पॉवर्टी है तो आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, कई बीमारियां होंगी। डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन्स के खिलाफ में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन एंड अदर थिंग, उससे उनका सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, उसके चक्कर में कई बीमारियां अलग से हो जाती हैं। लिमिटेड एक्सेस टू द एजुकेशन, जब वीमेन पढ़ी ही नहीं होंगी या कोई अगर ऐसा सेक्शन है जिसको पढ़ने में उतना अधिकार नहीं दिया गया, तो वो उसका जो हेल्थ है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन डोंट नो अबाउट द फैमिली प्लानिंग, वो उसके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होंगे वो ज्यादा होंगे। फिर जो वुमेन्स के बॉडी पे इंपैक्ट आता है ड्यू टू द नंबर्स ऑफ द हाई नंबर्स ऑफ द चिल्ड्रेन, या उसको पालने पोसने में पढ़ाने में आगे वो पॉवर्टी साइकिल में फंस जाता है। अगर ज्यादा बच्चे हों तो उनका सही से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ख्याल नहीं रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो एक्सेस टू द एजुकेशन है वो हेल्थ पे इंपैक्ट करता है। हेल्दी फूड, अब देख ही रहे हैं कि हेल्दी फूड वाला तो इश्यू तो रिच के लिए भी है, क्योंकि ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी तो पैसे की कमी के कारण नहीं आ रहा है, ओबेसिटी तो पैसे ज्यादा होने के कारण हो रहा है। हेल्दी फूड, हेल्दी लिविंग स्टाइल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉजिंग द दिस इशू। क्लीन वाटर एंड हाउसिंग, जो स्लम एरिया है या जो बहुत बैकवर्ड एरिया है, दूर दराज के एरिया है, वहां पे ना ही क्लीन वाटर है ना ही अच्छा हाउसिंग है। आप स्लम का स्थिति देख सकते हैं, क्या हालत है वहां पे। ओके, जैसे इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एक लड़का अगर पॉवर्टी वाले एरिया में पैदा हुआ या किसी फैमिली जहां पे पॉवर्टी है वहां पे अगर पैदा हुआ, तो उसकी जो बेसिक्स नीड है वो पूरी नहीं हो पाएंगी, वो बचपन से ही स्टंट हो जाएगा, बचपन से ही उसको कई क्रोनिक बीमारी हो जाएंगी, काफी क्रोनिक हेल्थ इश्यू होगा। क्रोनिक हेल्थ इश्यू जो कि काफी लंबे टाइम तक चलता है। ग्लोबल चैलेंज लाइक द पेंडेमिक एंड द क्लाइमेट चेंज, जैसे अभी कोविड-19 देखा, क्लाइमेट चेंज के कारण हम देख रहे हैं कि जो स्थिति है, बीमारियां और फैल रही हैं। गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक का भी देख रहे हैं, हीट स्ट्रोक से अभी काफी दिक्कत होगा। तो कहीं नहीं कहीं पेंडेमिक्स एंड द क्लाइमेट चेंज, जो अभी हमने पेंडेमिक्स कोविड-19 में हालत देखी क्या थी, हेल्थ फैसिलिटी नहीं अवेलेबल था और उससे काफी इंपैक्ट आया था। रूरल एरिया एंड द स्लम एरिया जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये सब फैसिलिटी जो चाहिए होती है वो अवेलेबल नहीं है। ओके, अब इंडिया का हेल्थ इक्विटी का क्या कंडीशन है। इंडिया का जो स्लम एरिया में जाइएगा, वहां एक यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जो स्लम एरिया है उसमें 17% ज्यादा डिसपैरिटीज है एज कंपेयर टू द those who are living into the non slum area। तो हेल्थ डिसपैरिटी देख रहे हैं कि शहर एक ही, लेकिन पैसे की कमी के कारण उनमें डिसपैरिटीज कितना है। और दूसरी बात की जो उनका लिविंग कंडीशन है, ओवर क्राउडिंग, आप कभी भी किसी स्लम में जाइए, क्राउडिंग काफी ज्यादा है, पुअर सैनिटेशन एंड लिमिटेड एक्सेस टू द क्लीन वाटर। ये हम देख रहे हैं कि एक ही जगह पे सिर्फ पैसे की पेइंग कैपेसिटी नहीं होने के कारण लोगों में दिक्कत आ रही है। क्योंकि यहाँ पे तो आप कह नहीं सकते कि गांव है, दूर दराज एरिया, एक ही शहर है, एक बड़े पॉश कॉलोनी के बगल में एक स्लम है और वहां पे डिसपैरिटीज ये है कि 17% जो ज्यादा है हेल्थ का इश्यू एज कंपेयर टू द नॉन स्लम एरिया। उसी एरिया को फिर से दिखाया इन्होंने कि नॉन स्लम एरिया, स्लम एरिया में जो टीबी की केसेज है स्लम एरिया में 1.5 टाइम्स मोर है, 1.5 गुना ज्यादा है। ओके, डिसपैरिटीज अक्रॉस द कास्ट एंड द जेंडर अदर इश्यू है। अगर आप देखते हैं कि कास्ट SC ST या ट्राइबल है या जेंडर वीमेन का है, उसके कारण जो उनकी एक्सेस टू द हेल्थ है और जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। और हम देखते हैं कि जो कास्ट, जो लोअर कास्ट, जो वल्नरेबल कास्ट है, उनमें के बच्चों में चाइल्ड मॉर्टेलिटी ज्यादा होती है। जो बच्चे क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि उनको एक्सेस टू द हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप देखिएगा जो दलित्स हैं, जो SC ST कैटेगरी की क्लास है, उसके पास उतनी पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इंस्टीट्यूट में जाके, जो हेल्थ इंस्टीट्यूट है, जो हॉस्पिटल है, उसमें जाके, क्योंकि उनके लिए 5,000 ही बहुत बड़ा रकम है। और आपको ये चीजें भले आपको लगे कि बहुत से स्कीम्स है, क्यों नहीं अवेल कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है ग्राउंड पे। इफ यू विल गो एंड ऑब्जर्व, देयर इज द लॉट ऑफ लैक इनटू द डिमांड एंड द सप्लाई। अब आप सोचिए कि आप कह रहे हैं कि फ्री आयुष्मान भारत का कार्ड है, आप चले जाइए, उस आदमी के लिए लखनऊ जाने के लिए पैसे ही नहीं है, या
उस आदमी के लिए एक दिन जॉब छोड़ के और उसको गोरखपुर जाना है, वो कुशीनगर का है या कुशीनगर के किसी गांव के एरिया का है या महाराजगंज के किसी गांव के एरिया का है, वो नहीं जा पाएगा छोड़ के। क्यों? क्योंकि एक तो वो जॉब नहीं छोड़ के आ पाए, डेली डेली का कमाई होता है। दूसरी चीज की पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष के हाथ में सारे डिसीजन मेकिंग होता है। उसको लगेगा कि जब पास के गांव की जो बूढ़ी औरत जो हमेशा डिलीवरी कराती है, जो दाई माँ है, वहीं आके करा देंगी 100-200 लेके, तो क्यों मैं उसको लेके शहर लेके जाऊं? शहर लेके जाने में पहली बात गाड़ी करना पड़ेगा। एम्बुलेंस ऐसा नहीं है कि जितना आपको दिखाया जाता है उतना नहीं है कि फोन करने में तुरंत आ जाता है। दिस इज नॉट द कंडीशन। ओके, तो वहां पे गाड़ी लेके जाएगा, 1500-2000 गाड़ी का होगा। उसकी कमाई डेली की 300 है, वो बचा ही 20 रुपए 50 रुपए पाता है। उसके पास वो है ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि चांस लेते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज द हाई चाइल्ड मॉर्टेलिटी। अगर वहां पे डिलीवरी के वक्त में बच्चा बच गया या मदर का डेथ नहीं होता है, तो जो बच्चा पैदा होता है उसकी देखभाल नहीं हो पाती उतने अच्छे से। ओके, एंड लोअर इम्यूनाइजेशन रेट है इस पर्टिकुलर क्लास में। ओके, अब देखिएगा वीमेन्स फ्रॉम द लोवेस्ट वेल्थ क्वांटाइल, यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज है, तो एनीमिया का जो कंडीशन है वो 59% ज्यादा इंक्रीज है। जो लोग अमीर हैं उनकी तुलना में जो गरीब हैं उनमें अनीमिया का जो कंडीशन है 59% ज्यादा है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का क्या एग्जांपल है? जैसे कि डायबिटीज हुआ, अस्थमा हुआ, ऐसे डिजीज जो कि एक दूसरे से जाते नहीं है, लेकिन जैसे कि उसके टच करने से नहीं जाएगा या उसके साथ खाना खाने से नहीं जाएगा, लेकिन वो काफी पूरे क्रोनिक होते हैं, पूरे लाइफ आपको झेलना पड़ता है। डायबिटीज हो जाए कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको पूरी जिंदगी दवा खाना है। हाइपरटेंशन हो जाए, अस्थमा हो जाए, ये सब का कोई दवा नहीं है, वो आपको पूरे लाइफ दवा खाना पड़ता है। ऐसे में जो डेथ रेट है 60% इससे हो रहा है। तो डायबिटीज को आप बहुत सीरियस लीजिएगा। डायबिटीज के कारण जो हमारा इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे 6 ट्रिलियन डॉलर का है, और 2030 तक इतने डॉलर का इम्पैक्ट है जो लॉस है। हम ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ट्रिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है केवल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो डेथ हो रहा है उससे जो इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, डॉक्टर्स और आम जनता के बीच में रेशियो क्या है कि डॉक्टर्स कितने हैं कितने हजार लोगों पे? आपको क्या लगता है 1000 पे कितना होने चाहिए? 10 डॉक्टर, 20 डॉक्टर? पूरे इंडिया का जो एवरेज है 0.8 डॉक्टर्स, एक डॉक्टर भी नहीं हो रहा है 1000 लोगों को इलाज करने के लिए। 0.8 डॉक्टर्स है, और ये रियलिटी है। आप किसी गांव में जाके देखिएगा, 2-3 गांव के दूर में भी आपको एक अच्छा एमबीबीएस वेल क्वालिफाइड वेल बिहेव डॉक्टर नहीं मिलेगा। वेल क्वालिफाइड वेल बिहेव इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कहीं कहीं आपको डॉक्टर मिल भी जाएंगे, वो ट्रीट ऐसे करते हैं लोगों को जैसे कि दे आर ट्रीटिंग लाइक द एनिमल। वो बिहेवियर इतना खराब होता है कि लोग जाते ही नहीं है वहां पे। ये भी काफी जरूरी है, अगर डॉक्टर हो, वेल बिहेव हो, अकाउंटेबिलिटी उसका लिया जाए, तब हम मानेंगे कि प्रॉपर वहां पे सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज, जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं वो, एंड कम्युनिटीज का काफी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर कुछ बिहेवियरल चेंज करना है तो पूरे गांव का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ बिहेवियर है जो कि ट्रेडिशनल है, जो माना जाता है कि ऐसा करना चाहिए, जैसे कि अब बच्चा पैदा हो रहा है, कुछ उसको दिक्कत हो गया तो आप झाड़ फूक करवा रहे हैं, उससे अच्छा कि ये आप जाके डॉक्टर्स के पास जाए। तो इसके लिए क्या होगा, पूरे कम्युनिटी का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आपको उससे उसको नजर नहीं लग रही है, उसके कुछ डिजीज है, कुछ उसके अंदर पैथोजोन्स है, कुछ बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं जिसके कारण वो बीमार है। किसी के आंख लगने से या किसी के जादू टोना करने से ऐसा नहीं है। ये बताने के लिए आप पूरी कम्युनिटी का माइंडसेट चेंज कर देंगे, तभी जाके हो पाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए सिविल सोसाइटी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब दूर दराज एरिया में गवर्नमेंट जहां नहीं पहुंच पाती है, वहां पे कुछ एनजीओ है डेडिकेटेड है जो लोगों का सेवा करना चाहते हैं। उनसे अगर गवर्नमेंट कंसल्ट करे और सही से इस्तेमाल करे तो वो लोग जाके दूर दराज एरिया में हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट है कि वो पॉलिसी बना सकती है, अच्छा फंडिंग कर सकती है, उसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। लॉज बना सकती है,
जैसे हमने देखे हैं कि देयर आर सो मेनी लॉज विद रिस्पेक्ट टू द, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखें, डीपीएसपी में ही बोलता है कि हेल्थ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट, वर्कर्स का हेल्थ है, चिल्ड्रंस का हेल्थ इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आर्टिकल 39 38 पढ़िएगा, आर्टिकल 43 पढ़िएगा, क्लियर कट में लिखा गया है कि हेल्थ शुड बी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच स्टेट्स। स्टेट्स का है सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। ओके, इंडियाज आयुष्मान भारत की बात किया जाए, क्या है इसके अंडर में? ये टर्शियरी या सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि अगर आप जाके हॉस्पिटलाइज होते हैं फॉर द टर्शियरी एंड द सेकेंडरी इलनेस डिजीज, वहां पे आपको 5 लाख रुपए तक एक फैमिली को, तो ये याद रखिएगा 5 लाख एक फैमिली 1 ईयर। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने 5 लाख ले लिया तो वो खत्म हो गया, दूसरे साल अगर 5 लाख होने लगता है तो फिर वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो काफी आपको ध्यान में रखना है कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं या जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वो इन पैनल्ड होना चाहिए। एक लिस्ट बनाई है गवर्नमेंट ने, उसी हॉस्पिटल में अगर आप आयुष्मान भारत में लिस्टेड है तो आपकी फ्री दवा होगी 5 लाख रुपए तक एक फैमिली के लिए 1 साल में है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं 1 साल एक फैमिली 5 लाख। ओके, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो एक चीज मैं यहाँ पे ये लिख ही दूं ताकि आपको क्लियरिटी हो। इसके अंडर में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट कि 5 लाख तक का आपका फ्री जो होगा वो आपका दवा हो जाएगा 5 लाख। और दूसरा पर फैमिली है, पर फैमिली है, पर फैमिली, एक फैमिली को 5 लाख रुपए मिल गया तो 1 साल तक अब नहीं हो सकता, और ये होता है 1 ईयर के लिए ये है। चौथा चीज आप याद रखिएगा, इम्पैनल्ड, इम्पैनल्ड, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में आपको जाके ये दिखाना पड़ेगा, दैट्स एरिया यू शुड रिमेंबर। नेशनल हेल्थ मिशन है, अगेन जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो किस पे वर्क करना चाहता है? ये जो हेल्थ डिसपैरिटीज है, अगेन रूरल एंड अर्बन एरिया, ये एक टारगेटेड मैनर में कर रहा है। यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसका 2 कंपोनेंट को डिस्कस भी किया गया। जो मेन एम है वो कहाँ पे है? RMNCH+1। यहाँ पे देखिएगा RM क्या है? R है रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। M क्या है? M इज द मैटरनल, जो मदर से रिलेटेड है। पहला रिप्रोडक्टिव हो गया, फिर मैटरनल हो गया, अब N से नियोनटल, और उसके बाद CH से चाइल्ड हो गया, A से एडोलोसेंस हो गया। तो देखिएगा कि रिप्रोडक्शन से हो जाता है, फिर मैटरनल मदर से एसोसिएटेड है, फिर नियोनटल बच्चा पैदा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर बड़ा हो जाएगा। एडोलोसेंस जो 14 से 18 साल का एज होता है उसको एडोलोसेंस कहते हैं। 14 से लेकर वो 0 तक होता है उसको चाइल्ड करते हैं। नियोनेटल मींस अभी बच्चा पैदा होने वाला है, जस्ट पैदा हुआ है तो नियोनेटल हो गया। मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव ये मदर से रिलेटेड हो गया। तो देखिएगा कितने अच्छे से सब कनेक्ट है। एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दोनों को ये अपने अंडर में कवर करेगा। ओके, सो दिस इज हियर, दिस इज फ्रॉम द, ये 2 हमारा जो गवर्नमेंट का मेन फोकस एरिया है अंडर 2 गवर्नमेंट स्कीम। फर्स्ट इज द नेशनल हेल्थ मिशन। कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में हुआ था। ऑलरेडी पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, उसको मर्ज किया गया। अगेन 2018 से फिर से इसको सेपरेट करके लाया गया है। ओके, हेल्थ लिटरेसी का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है। हेल्थ लिटरेसी अगर पता हो तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं। अगेन जब मुझे पता है कि इस बीमारी से, ये खाने से ये बीमारी होता है, पहली बार वो खाऊंगा नहीं। जैसे अगर आपको ये पता हो कि हेल्थ लिटरेसी की सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, यू विल बी केयरफुल अबाउट द सेक्सुअल ट्रांजिशन एंड द डिजीज आउट ऑफ द सेक्सुअल ट्रांजिशन। आपको ये पता हो कि फूड हैबिट कैसा होना चाहिए, तो ये भी आपको हेल्थ लिटरेसी से आ जाएगा। हेल्थ लिटरेसी इक्विटी लाने में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रिवेंट कर देता है, और इसके लिए हमें हेल्थ के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ एजुकेशन हमें इसकी जरूरत है। ओके, नेशनल हेल्थ मिशन में ऑलरेडी हमने इंटीग्रेट किया है कि अवेयरनेस फैलाया जाए, उन्हें पहले से एजुकेट किया जाए। ओके, नाउ द NGOs एंड सिविल सोसाइटी कंडक्ट द कम्युनिटी आउटरीच टू एड्रेस द रीजनल हेल्थ कंसर्न। क्योंकि हर एक
रीजन का अपना अलग अलग डिमांड होता है और वहाँ पे कोलैबोरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जो एनजीओज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो डिफरेंट गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं, वो जहाँ तक फंडिंग होती है उसको भी मोबिलाइज करते हैं। और इस कंडीशन में हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव है, WHO तो है, ग्लोबल फंड है एंड गवी सपोर्ट है। तो ग्लोबल फंड अगेन ये पैसे इकट्ठा करवाता है, और जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री है, पुअर कंट्रीज है, वहां पे फंडिंग कराता है एक डेडिकेटेड मैनर में किसी किसी डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए। दूसरी चीज है कि गवी सपोर्ट हेल्थ इनिशिएटिव है, यहाँ पे जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड पर्टिकुलरली जो चाइल्ड से वैक्सीनेशन है उसके लिए फंडिंग कराता है, उनका वैक्सीन का प्राइस निगोशिएट करता है, जो अगर कंपनी बहुत हाई प्राइस लेती है, और उसको रिड्यूस करवाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, हमने देखा है कि जो डिजिटल हेल्थ अभी नया नया आया है, और ये किस लिए ज्यादा तेजी से आ रहा है, क्योंकि कॉमर्शियल एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली इस पे वर्क कर रहे हैं। अब डिजिटल हेल्थ आने से क्या है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, आप दूर रह के भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ हुआ, आप जैसे अभी प्रैक्टो है और भी 1mg है, ये सब फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल है। आप कुछ ऐसे छोटे मोटे बीमारी में तुरंत आप वहाँ पे डायल कीजिए, कंसल्ट कीजिए, जो तो आपका जो आने जाने का किराया हुआ, जो आपका जॉब छोड़ के जाना है, ये सब बच जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें कि कुछ कुछ बीमारियों के लिए है जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, बड़े बीमारियों में वो डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, आपको फिजिकली जाके कंसल्ट करना पड़ेगा, डायग्नोसिस के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, ठीक है इनिशियल स्टेज में इनका थोड़ा फी कम है, लेकिन आप जो आप आगे बढ़ते जाएंगे कि आपको चेकअप करवाना है, घर आके चेकअप का जो प्राइस है वो बढ़ता जाता है, तो वो भी एक लेवल के बाद अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्कोप दे रहा है कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ा देगा। एटलीस्ट इतना तो है कि कुछ बीमारियों के लिए आप घर बैठे कंसल्ट कर सकते हैं बाय द डिजिटल हेल्थ। और अच्छी बात है कि जो आपके डेटाज हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसको भी सेव करके रखा जा सकता है, उसका यूज किया जा सकता है, इंटरचेंज करके उस पर रिसर्च हो सकता है। ओके, बिसाइड दैट द रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द एकेडमिक इंस्टीट्यूट ये क्या कर रहे हैं, जो हेल्थ डिसपैरिटीज है, इनइक्वालिटी है, उसका स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और उसको कैसे सही किया जाए, एविडेंस बेस्ड उस अप्रोच एंड प्रैक्टिस को लाके उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो रहा है कि टैप दीज ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे बेहतरीन रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर यहाँ बात हो रही है कि कोलैबोरेशन, क्योंकि हेल्थ का जो इशू है एजुकेशन से भी रिलेटेड है, सोशल जस्टिस से भी है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं हेल्थ का इशू सबसे ज्यादा किसमें है, जो वल्नरेबल कैटेगरी है, जो वल्नरेबल क्लास है, वहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इस कंडीशन में हमें जो है इंटरकनेक्शन की काफी जरूरत है। ओके, बिसाइड दैट वी यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि कोलैबोरेशन अक्रॉस द सेक्टर, जैसे पॉलिसी मेकर्स हुए, जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हुए, जो ग्रॉस रूट ऑर्गेनाइजेशन हुए, यहाँ तक कि जो लीडरशिप का रोल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस लीडर का है वो भी रोल है। तो इंटरकनेक्शन का काफी इसमें नीड है और काफी क्रूशियल फोकस रोल है। ओके, यूपीएससी का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आप देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। 2021 का क्वेश्चन है कि बिसाइड बीइंग मोरल इंपरेटिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज ए नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है कि प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव नहीं कर सकते। अगेन यहाँ पे इंक्लूसिव एंड इक्विटी की बात हो रहा है। इंक्लूसिव मींस इंक्लूड द वल्नरेबल सेक्शन, एंड प्राइमरी हेल्थ सबसे ज्यादा कहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, जो वल्नरेबल सेक्शन है। तो आप अगर इसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, इसको स्ट्रांग नहीं कर पाए, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते रहिए, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। देन इट इज टॉकिंग अबाउट द इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रॉस्पेक्ट, 2020 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही है, 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क का है। To enhance the prospect of the social development, sound and adequate health care policies are needed, particularly in the field of the geriatric and the maternal health care. अब यहीं से शुरुआत हो जाती है। अगर ये सही नहीं दिया गया तो आप इक्विटी नहीं अचीव कर पाएंगे। सारा जड़ यही है। अगर बच्चे से ही हम नहीं करें तो वो
जो उसका एडल्टहुड होता है, जो एल्डर, जब वो मेच्योर फेज में आएगा या जब वो ओल्ड एज में आएगा, इसका इम्पैक्ट कंटिन्यू रहता है। अगर बच्चा शुरू में ही बीमार हो गया, उसको शुरू में ही वीकनेस आ गई, वो पूरे लाइफ उस वीकनेस को झेलता है। 2020 में देखिएगा 2 क्वेश्चन है हेल्थ पे ही, इतना फेवरेट टॉपिक है, एक ही टॉपिक पे 2 क्वेश्चन। यहाँ पे है कोविड 19 था, इसीलिए कोविड 19 से रिलेटेड था, उस समय एक्सपोज हुआ था जो हमारा हेल्थ सिस्टम है। यहाँ पे बोला जाता है क्रिटिकली एग्जामिन, क्योंकि उस समय हेल्थ का काफी खराब कंडीशन था, इसीलिए क्रिटिकली एग्जामिन। यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है द रोल ऑफ WHO। WHO सिर्फ कहता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फुलफिल किया क्या, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। और कोविड 19 में एक्सपोज हो गया कि जो आप बात कर रहे हैं कि माई हेल्थ एंड माई राइट, वो आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इस पे हमें राइट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं WHO का पॉजिटिव रोल भी आपको लिखना है, निगेटिव रोल भी लिखना है, फिर आपको कोविड का जो पैंडेमिक था वो कैसे एक्सपोज किया ये आपको लिखना है। अभी हमने जो आर्टिकल पढ़ा उसमें सारे पॉइंट थे। फिर देखिएगा 2018 का क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज प्री रिक्विजिट टू अचीव द हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या हो गया, सभी के लिए हेल्थ का एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है। अगेन यहाँ पे इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी की बात हो रही है, अगेन एंड अगेन। देखिएगा जितना भी देखिएगा वहां पे कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल हेल्थ की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 2015 का, ये भी है, यूपीएससी ने पूछा था, public health system has limitation into the providing the universal health coverage. Do you think that private sector, अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के रोल की बात हो रहा है। अभी हमने बात किया था कि कोलैबोरेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर के पास इतना दम नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो अकेले कर पाए, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला कि प्राइवेट सेक्टर कैन हेल्प इन ब्रिजिंग द गैप। What other viable alternative do you suggest? तो यहाँ पे अदर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन किया जाए, यही हो सकता है ना अदर अल्टरनेटिव। तो आपको पहले तो बात करना है कि प्राइवेट सेक्टर जरूरी है, क्योंकि फंडिंग के लिए जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर के पास इफिशियंसी है, ये सब चीजें आप लिखेंगे। मैं अभी देखिएगा वैक्सीनेशन में भी प्राइवेट सेक्टर ही बहुत हेल्प किया था कोविड 19 के टाइम पे, तो यू हैव टू ब्रिंग ऑल दिस थिंग। यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस पे बन सकता है, जो आर्टिकल हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे, आपको आंसर लिखना है, लेकिन क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा दोनों का लिखें। इसका हम आंसर आपको अप्रोच भी देंगे और इसका मॉडल आंसर देंगे। क्रिटिकली एनालाइज द मेजर हेल्थ इक्विटी चैलेंज फेस बाय द इंडिया पर्टिकुलरली इन द रूरल एंड अर्बन स्लम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो यहाँ पे बात हो रहा है क्रिटिकली एनालाइज मेजर हेल्थ इक्विटी चैलेंज। तो इक्विटी चैलेंज आप बताइए, पहले बात बताइए कि इक्विटी क्या है, इंट्रोडक्शन तो इसी से हो जाएगा। फिर चैलेंज बताइए कि क्या कंडीशन है स्लम में, रूरल एरिया में, ओके। फिर चैलेंज के बाद आप इसका इम्प्लीकेशन बताइए, फिर उसका एक बैलेंस रूप से आप गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसमें क्या लकुना है वो बता दीजिए, और लास्ट में कंक्लूड कीजिए कि क्या पॉलिसी एंड प्रोग्राम में चेंज होना चाहिए, डिजाइन कैसे होना चाहिए। आप बता सकते हैं कि टेलर मेड होना चाहिए, हल एक रीजन का अलग इश्यू होता है, और थोड़ा सा लोकल लेवल पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लोकल बॉडीज को इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपको ये एक होलिस्टिक डिस्कशन कीजिएगा, इसका आंसर दिया गया है, पहले आंसर आप खुद लिखिएगा और फिर इसको मिलाइएगा कि कितना आप इसको अचीव कर पा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट न्यूज जो है वो अगेन एडिटोरियल पेज पे जो एडिटोरियल कॉलम है उस पे है, वेवर्ड एलिफेंट। ये मैं वेनार्ड पढ़ा हूं, ओके। दिस इज द वेवर्ड है, वेवर्ड एलिफेंट। यहाँ पे बात हो रही है कि अभी जो केरला में हमने देखा कि एलिफेंट जो बाहर चले जा रहे थे जंगल से, फिर उनको जंगल में वापस लाके शांत किया जा रहा था, बाहर काफी डिसरप्शन हो रहा था, काफी कैजुअलिटी आई थी। तो उसी पे जो हमारा इस बार का मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, जो आरबीआई के डिफरेंट रेट्स, जो रेपो रेट वन ऑफ द एग्जांपल है, उस पे डिसीजन लेती है कि रेपो रेट कम करना है, अधिक करना है, स्टेबिलिटी क्या है, इन्फ्लेशन का टारगेटिंग क्या है, उस सब पे काम करती है। इन्होंने इस बार एलिफेंट इनटू द रूम क्या बोला कि इन्फ्लेशन ही एलिफेंट इनटू द रूम है, हमारा पूरा फोकस एरिया यहीं पे है,
क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से गवर्नमेंट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास ने ये बोला है। शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के गवर्नर है, याद रखिएगा। ओके, तो इन्होंने बोला है कि एलिफेंट जो इन्फ्लेशन से कंपेयर किया गया है, बोला जा रहा है कि वो अब वापस फॉरेस्ट में आ रहा है, जितना उधम मचाना था वो मचा लिया। तो इन्फ्लेशन ने भी जितना मचा लिया, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, इस पे इन्होंने बोला है। जैसे इन्होंने बोला कि हेडलाइन इन्फ्लेशन लेकिन तब भी अभी भी हाई है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों हाई है? फूड प्राइस के कारण। फूड प्राइस काफी फ्लक्चुएटिंग होता है। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों बोल रहे हैं? कोई और भी इन्फ्लेशन होता है तो हाँ, बहुत तरीके का इन्फ्लेशन होता है। कोर इन्फ्लेशन होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन? दोनों एक बास्केट होता है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, उनके रेट को देखा जाता है कि पहले से कितना बढ़ा। जो बढ़ने की गति होता है उसे ही इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। अब एक के डब्बे में कुछ कम प्रोडक्ट है, एक के डब्बे में ज्यादा प्रोडक्ट है। हेडलाइन में सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। कोर इन्फ्लेशन को आपको नापते वक्त, उसका मेजर करते वक्त आप दो सेक्शन को निकाल देते हैं, एक तो फूड और दूसरा एनर्जी। जैसे एनर्जी में क्या आएगा? क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इनको हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि इनका रेट बहुत फ्लक्चुएट होता है। क्योंकि फूड, अगर सीजन थोड़ा भी बारिश हो गया, ओले पड़ गए, या थोड़ा भी किसी एरिया में मानसून लेट आ गया, ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन काफी इंक्रीज हो जाता है। तुरंत अगर फिर सप्लाई आ गया तो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। आपने देखा होगा टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहा है, 2 महीने बाद आप सुनेंगे कि 200 रुपए किलो, फिर 1 महीने बाद सुनेंगे फिर आ गया 40 रुपए किलो। काफी फ्लक्चुएशन है। क्रूड ऑयल में भी देखिएगा, जब अटैक होता है वेस्ट एशिया में, या जो सप्लाई करते हैं क्रूड ऑयल, वहां पे देखिएगा कि पेट्रोल का जो प्राइस होता है 120 बैरल चला जाएगा, 80 रुपए बैरल आ जाएगा, 60 रुपए बैरल आ जाएगा। आप और चीजों में इतना फ्लक्चुएशन नहीं देखेंगे कि स्पेन का रेट आज 10 रुपए है, आप 1 महीना बाद इसका 200 रुपए। पेन का रेट 1 रुपए 2 रुपए 2 साल में बढ़ता होगा, नॉर्मल नहीं बढ़ता। या ऐसे भी आप चेयर खरीदने जाएंगे या कोई ऐसे नॉर्मल प्रोडक्ट होता है उसका नहीं बढ़ता। इसीलिए हेडलाइन को ही ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन जो कोर होता है उससे पॉलिसी बनाई जाती है। ओके, और क्या है इसमें? एमसीपी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने बोला है कि जो कॉन्फिडेंस उनका है इकोनॉमी में आने वाले टाइम में वो काफी अच्छा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी जो मानसून है अच्छा जाएगा, जो जीडीपी है 7% का ग्रोथ रेट रहेगा। और उन्होंने बोला कि मानसून अच्छा जाएगा तो जो रूरल एरिया में जो फार्मर्स है उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, पैसे उनका अगर अच्छा प्रोडक्ट हो गया, क्रॉप अच्छा हो गया, तो अच्छे पैसे में बेचेंगे, अच्छे पैसे में बेचेंगे, अच्छा उनके पास पैसा आएगा तो थोड़े बहुत वो खरीदारी करेंगे, खाएंगे अच्छे से। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो मोमेंटम है ग्रोथ का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर में बढ़ेगा, क्योंकि वो जब चीजें खरीदेंगे, जब चीजें जाके वो एक्सपेंडिचर करेंगे और वो परचेज करेंगे, चेयर हो गया, कुछ टीवी हो गया, साइकिल हो गया, ये सब चीज जब खरीदी जाएंगी तो जो मैन्युफैक्चर करता है उसका भी आमदनी बढ़ेगा, और जो सर्विस सेक्टर है उसका भी आमदनी बढ़ेगा। तो वो एक तरीके से पूरी इकोनॉमी को पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो यही है, यहाँ पे है कि जो आरबीआई का फोकस एरिया है तब भी इन्फ्लेशन ही है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज भी कर रहा है इन्फ्लेशन, इंक्रीज भी कर रहा है। जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे देखिएगा कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर में है, उन्होंने बोला कि 4.9% तक आएगा, फिर 3.9% सेकेंड क्वार्टर में आएगा, थर्ड क्वार्टर में 4.6 एंड फोर्थ क्वार्टर में 4.5% तक जाएगा। लेकिन एक क्वार्टर क्या है? एक महीने को 4 क्वार्टर में 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। 12 महीने का होता है एक साल, एक साल को 4 भाग में किया जाता है, वही 4 क्वार्टर होता है। पहला Q1 जो पहला 3 महीना होता है, पहला 3 महीना अप्रैल मई जून होगा, क्योंकि ये फिनेंशियल ईयर काउंट होता है। गलती से आप जनवरी फरवरी मार्च मत काउंट कीजिएगा। ओके, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा? मार्च अप्रैल, ओके, फरवरी मार्च अप्रैल, जो Q4 होगा। तो हमने देखा है कि 4% आरबीआई लाना चाहता है, क्वार्टर 2 में 4% बढ़ गया, आ गया, लेकिन फिर देखिएगा थर्ड क्वार्टर में इंक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे अभी भी जो फोकस एरिया आरबीआई का है वो इन्फ्लेशन ही है, और ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन पे कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं आए, मतलब वो इतना बढ़ ना जाए कि हालत खराब हो जाए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हीट वेव से रिलेटेड है। हीट वेव का जो
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने अब भी प्रिडिक्ट किया है कि जो हीट वेव का कंडीशन है वो कंटिन्यूअसली इस साल ज़्यादा होगा, मोर हीट वेव आने वाला है। और सबसे ज़्यादा कंडीशन खराब जो होने वाला है वो आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र में इस बार होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज द हीट वेव। हीट वेव का देखिएगा एक कॉमन डेफिनेशन है कि अगर किसी एरिया में जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे सडेनली, जो वहाँ का एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर है उससे सडेनली अगर टेम्परेचर 4.5 डिग्री या इससे ज़्यादा बढ़ जाता है और 2 दिन के लिए बढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ का जो हीट वेव कंडीशन है, या तो 45 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाए प्लेन में, नॉर्मल ये देखते हैं कि प्लेन में तो 40 डिग्री से भी बढ़ जाए तो उसको कहते हैं कि हीट वेव आ गया है। 45 डिग्री चला जाए तो पक्का मान लिया जाता है। ओके, क्या कंडीशन है कि हीट वेव इतना ज़्यादा है? द फर्स्ट थिंग इज दैट द अल नीनो इवेंट जो हम देख रहे हैं, अल नीनो फिनोमिना। ओके, अल नीनो के कारण जो हीट वेव है वो बढ़, अल नीनो क्या है? जो जो पेरू का कोस्ट होता है वहां पे नॉर्मली कोल्ड वेव, जो ओशियन वेव है वो कोल्ड होता है, कोल्ड ओशियन वेव बहता है, वो सडनली वार्म हो जाता है। ऐसे में वार्म होगा, जो जो राइजिंग वार्म वाटर है उस एरिया में वो इंडियन ओशियन में डिक्रीज, ऐसे सबसाइड करेगा। ऐसे कंडीशन में जो होता है, अगर वार्म एयर सबसाइड करता है तो वहां पे जो प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल कम हो जाता है। और इसीलिए इंडिया में जिस साल अल नीनो आ जाता है उस दिन रेनफॉल कम हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, रेनफॉल आएगा, थोड़ा बहुत ठंडक, आप भी देखते हैं बारिश आती है तो ठंडक थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। अगर बारिश थोड़ा भी नहीं आए तो ठंड, जो गर्मी होती है वो ज्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है। अल नीनो का अपोजिट लॉ नीनो होता है, जब वहां पे जो रिप्लेसमेंट था वार्म वाटर की जगह पे वहां पे कोल्ड ओशन करंट और स्ट्रॉन्गर हो जाए तो वहां पे अल नीनो, लॉ नीनो आ जाएगा। लॉ नीनो में बारिश अच्छी होगी, अच्छा मानसून आता है, फसल अच्छी होती है, टेम्परेचर कम होता है। साइक्लिकल प्रोसेस है, लेकिन अल नीनो का ज्यादा इंपैक्ट है, इसीलिए जो है हमारा ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है। बिसाइड दैट जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, जो मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है, उससे भी ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि हीट वेव का ही एक कंडीशन देखते हैं। पिछले साल का इसी महीने की बात है, अप्रैल में मुंबई में एक जनसभा हो रहा था, वहां पे काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी, पॉलिटिकल जनसभा था। वहां पे यहाँ तक कि बड़ाई भी किया जा रहा था कि इतना धूप है फिर भी आप लोग आए, आप लोग एकदम बहादुर हैं। और ये अभी बात चल ही रही थी, उसके मुश्किल से 10-15 मिनट बाद 12 लोगों का डेथ हो गया, जो लोग बहादुर बन के आए थे, डिहाइड्रेशन के कारण बहुत लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो जो हीट वेव है वो कोई आसान चीज नहीं है, कोई ऐसे लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, उससे डेथ हुआ है, डिहाइड्रेशन होता है। और ये ऐसे कंडीशन में अगर आप तुरंत कुछ जैसे ओआरएस या आप नींबू पानी कोई भी ये ऐसा चीज प्रोवाइड करते हैं तो थोड़ा राहत मिलता है। तो ये चीजों को अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस बार इलेक्शन आना है, हमने अवेयरनेस बढ़ाया है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्होंने स्पेसिफिक अवेयरनेस नहीं बढ़ाया है, बताया है। जैसे कि अब वुमेन्स को इनको कहना चाहिए था कि आप अपने बच्चों को लेकर नहीं आए जब पोलिंग करने आए, क्योंकि वहां पे घंटों लाइन में खड़ा होना होता है, घंटों धूप में आपको जलना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में एक चीज और है, इनके में जो इनका सर्कुलर है, जो नोटिस है, वहां पे कहा गया कि जो इलेक्टोरल ऑफिशियल है उनके लिए तो कूलिंग का व्यवस्था होगा, पंखे, कूलर और फ्रिज नहीं, कुछ ऐसे व्यवस्था होंगे, लेकिन जो आम जनता है, आम वोटर्स है, उनके लिए कोई भी बात नहीं की गई है। दूसरी चीज ये है कि हमेशा से जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन मई में होता है, अप्रैल में होता है, डिमांड ये चल रहा है कि थोड़ा जो ठंडा पीरियड हो, जैसे फरवरी हो, मार्च हो, नवंबर हो, अक्टूबर हो, ऐसे टाइम पे आप इलेक्शन करवाया कीजिए कि वो लू जो चलता है वो नहीं होगा। लेकिन वो जब इलेक्शन बीतते ही ये मुद्दा गायब हो जाता है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कितना सेंसिटिव है हेल्थ को लेके, तो ये यहाँ पे डिस्कस की गई है। जो नेक्स्ट हमारा अगेन न्यूज है वो है सुसाइड को लेके, जो हमें अगेन रिपोर्ट आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। इन्होंने कहा है कि गॉन टू सून, मतलब बहुत ही जल्दी चल बसे, सब्जेक्ट ऑफ द यूथ सुसाइड इन इंडिया। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है उसमें जो डेथ है वो 1.7 लाख पीपल का डेथ है
into the 2022, आपको लग रहा है 1,70,000 लोगों ने सुसाइड किया, अपना जान दे दिया अपने ही हाथों। मीन्स अभी उनकी अच्छी खासी लाइफ थी, वो परेशान थे, अपनी जिंदगी से तबाह थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इंडिया में जो केस है हाईएस्ट नंबर ऑफ द सुसाइड का है वर्ल्ड में है। अब दिक्कत ये है कि क्यों है, अभी देखिएगा जो रेट है सुसाइड का, 12 लोग से ज्यादा सुसाइड करते हैं 1 लाख लोग हैं। अगर 1 लाख जनसंख्या उसमें 12-13 लोग सुसाइड करके अपना जान दे रहे हैं, ये हालत है। ओके, और इस सुसाइड केस में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है 41%, वो यूथ का है जिनका एज 30 से कम है। अब आप समझ सकते हैं कितना उन पे प्रेशर है और किस तरीके का प्रेशर है। उनमें जो मोस्ट जो डेथ का केस आ रहा है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से वो परेशान है। और मेंटल हेल्थ जो है स्टिग्मा टाइप का है, आप खुल के किसी से बता भी नहीं सकते हैं कि थोड़ा मुझे अब स्ट्रेस रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि आपको डर लगता है लोग कहेंगे कि पागल है। थोड़ा भी आप बोले, और पागल को ऐसा माना जाता है कि स्टिग्मा है कि ये अब सही नहीं हो पाएगा, कुछ इसने बुरे कर्म किए होंगे, पागल होकर नाच रहा है, कुछ ऐसे ऐसे श्राप भी दिया जाता है। अब ऐसे केस में मेंटल इंटरेस्ट होता है, लोग बताते नहीं है, ये बढ़ता जाता है और वो सुसाइड कर लेते हैं। निगेटिव ट्रॉमेटिक फैमिली इश्यू होता है, अंदर अंदर पति पत्नी के झगड़े, बेटे और अपने माता पिता के खिलाफ झगड़े हो सकते हैं, फैमिली के ही किसी और रिलेटिव में आपस में झगड़े हो सकते हैं, वो दूसरा कंडीशन है, दूसरा डेथ का रेट है ड्यू टू द सुसाइड। अब तीसरा देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग, एकेडमिक स्ट्रेस, जो हम बच्चों पे भार डाल देते हैं ना कि इतने परसेंट मार्क्स आने हैं, इस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, इतना परसेंट से कम नहीं आना चाहिए, इस कॉलेज से नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ाई किया, अगर आईएएस नहीं बने तो क्या बने, ऐसी ऐसी चीजें करके इतना एकेडमिक स्ट्रेस बढ़ा दिया जाता है कि वो बच्चा इस प्रेशर में कहता है कि दुनिया ही छोड़ देते हैं। डेथ, सुसाइड, दिस इज द केस, दिस इज द मोस्ट ट्रॉमेटिक थिंग। ओके, सोशल एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, वायलेंस, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड रिलेशनशिप फैक्टर, ये और भी रीजन है। ओके, तो इतना कुछ यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर दिस। ओके, क्या इसका सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन का नॉर्मली कहा जाता है कि सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये है कि इंडिविजुअल डिसीजन है। मैंने डिसीजन कब लिया, किसी से बताया नहीं, तो जब पहले लोगों को पता चलेगा वो जाके बताएगा तब तो ऐसे कंडीशन में बोला जाता है नहीं लिया जा सकता। दूसरा कंडीशन बताया जाता है कि सोशल कंडीशन है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन के कारण डेथ होती है। अब पूरा डिस्क्रिमिनेशन तो पूरी सोसाइटी को आप सुधार कीजिए, सबका थॉट तो आप नहीं चेंज कर सकते हैं। उस बेसिस पे भी जो डेथ होता है उसको कैसे रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता, ऐसा मानना है। लेकिन ये सब चीजें जो है ये गलत तथ्य है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो डेथ केसेज हैं वो बचाई जा सकती हैं, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहली बात, हम जो स्टूडेंट हैं अपने, जो हमारी जनता है, बच्चे हैं, उनको हम क्या सिखाएं? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कि कोई भी दिक्कत हो तो ऐसे में पैनिक मत होइए, उसको सॉल्व करने के लिए सीखिए। दूसरी चीज है इम्पल्स कंट्रोल एंड द इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स। ओके, जब आपके अंदर कुछ इमोशनल काफी ज्यादा हो, उग्र हो, ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को कॉम कैसे करें, पीस कैसे लाए, ये सब एक स्किल होता है, वो सिखाया जा सकता है। और हमें ये भी पता लगा लेना है कि जब शुरुआत में ही स्ट्रेस स्टार्ट हो, वो हाई लेवल पे नहीं हो, इनिशियल स्टेज पे ही उसको आइडेंटिफाई करें और उसको केयर प्रोवाइड करें, जो कि यूथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट में दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उसको और आप स्ट्रेस बढ़ा दें। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो हेल्दी डाइटिंग है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज हुआ, मॉडरेशन ऑफ द इंटरनेट यूज हुआ, ये सब चीजों को भी ध्यान में करके किया जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस को कम करना होगा, जो एल्कोहल कंजप्शन है उसको कम करना होगा। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो लॉ रेगुलेशन लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब जाके ये कम होगा। और एल्कोहल कंजप्शन जो है वो अवेयरनेस से होगा। यहाँ पे तो लॉ तो चाहिए ही, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, पहले से लॉ है तो। ओके, एजुकेशनल रिफॉर्म तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा जो केसेज हैं डेथ के बच्चों में, जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको
हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इम्प्रूव का मतलब कि उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, और हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है वो भी इस पे काम कर रही है, उसमें भी काफ़ी प्रोविजन है। वहाँ पे जो एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल उसी को ही कंपटीशन से हटा के नॉर्मल कोऑपरेशन में लाने की बात की गई है। जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो कॉम्पिटेटिव की जगह पे कोऑपरेटिव होना चाहिए, कि एक दूसरे को हो, और उसमें ऐसा नहीं है कि मार्क्स पे किसी का डिसाइड करे, स्किलिंग पे भी डिसाइड होना चाहिए, स्किलिंग देना चाहिए, जॉब प्रोवाइड करना चाहिए, स्किलिंग ऐसी हो कि जॉब उनको तुरंत मिल जाए। ओके, सोसाइटल चेंज बहुत जरूरी है। आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये तो मेंटली है ना, स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो तो सोसाइटी में, अगर कास्ट है, रिलीजन है, आजकल आप देख ही रहे हैं कास्ट, रिलीजन, ये सब चीजें कितनी है, रीजन, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेके काफी है कि आपका, अगर आप एलजीबीटी कम्युनिटी है, उनकी तो हालत खराब है, वो बोल भी नहीं सकते हैं, वो बता ही नहीं सकते हैं, ये हालत है। दैट इज द लेवल ऑफ द सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन। और इसके लिए हमें पॉलिटिकल कमिटमेंट भी चाहिए। पॉलिटिकल क्या, सोशल कमिटमेंट चाहिए। जो रिलीजियस लीडर है वो भी कहे कि अरे ये सब जो चीजें हैं, आप एलजीबीटी के खिलाफ मत जाइए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दीजिए, आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, आप हर चीज को दिखा सकते हैं जैसे चाहे वैसे। ओके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए। अब मेंटल जो स्टेटस है लोगों का, अब लोगों के बीच जैसे एक तरीके है ना रिजिड जो जेंडर रोल है, कि ऐसा होता है कि आप जब गांव में जाएंगे छोटे छोटे जगहों पे, वहाँ पे ट्रेडिशन है कि अगर शादी हुई उसके बाद जो फीमेल है, जो वाइफ है, उनको क्या करना पड़ता है, सुबह एकदम जगना पड़ेगा, पूजा वूजा करना पड़ेगा, सारा घर का काम कीजिए, फिर अगर कोई इल्डरली है तो उसका पूरा मसाज वसाज कीजिए, और भी रिचुअल्स हैं। इतना प्रेशर बढ़ा दिया जाता है कि हालत खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं इसका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही दूर हो सकता है। अब क्या चाहिए कि ऑलरेडी जो ग्राउंड पे है वो क्या होना चाहिए, ए नेशनल सुसाइडल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी फॉर द इंडिया ऑलरेडी बना हुआ है, 2022 में इसको फाइनलाइज भी किया गया है, नवंबर तक आते, और इसका मेन एम है कि जो सुसाइड रेट है उसको 10% तक कंसिस्टेंटली डिक्रीज करना है 2030 तक, ताकि हम मामला संभाल ले जाएं। और ऐसे में हमें कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। अगेन, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल जस्टिस, वेलफेयर, ये चारों चीज बहुत कनेक्टेड है। अगर आप हेल्थ में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेट पीपल को लेके ही हेल्थ अच्छा कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जरूरत है, अवेयरनेस कैसे बढ़ेगा। सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंडर में डिफरेंट वल्नरेबल कैटेगरीज आते हैं। ओके, और हमें इससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक दूसरे से लिंक करके एक्शन लेना पड़ेगा। और लास्ट में हर चीज के लिए पैसे होना जरूरी है। तो जो बजट एलोकेशन है वो सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि ऐसा दिक्कत नहीं फेस करना पड़े कि पैसे ही नहीं है, पॉलिसी है, बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उस पे 5 क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा फ्यूरियस 5 का सेशन है उसमें हम 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्राइमरी ऑफर्स ए, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज एट द अपग्रेडेड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बी financial protection for the secondary and tertiary hospitalization, C infrastructure support for the building new hospital, and D subsidized medicine at the government pharmacies। तो इसका क्या आंसर होगा। हमने देखा है कि पूरा आयुष्मान भारत फैमिली ऑफर्स, तो हमने पढ़ा कि क्या है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल पे ही इसका जो हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं, और कितने रुपए तक का दे रहे हैं वो हम अभी देखेंगे। पर फैमिली पर ईयर है वो हमने देखा था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कितने रुपए का दिए है, आपको याद है कि नहीं। यहाँ पे मैं आंसर लिख दिया हूँ, आंसर मिटा दो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हम कितने रुपए का दे रहे हैं वो एक बार देखते हैं। ओके, तो दिस इज द ABCD अंडर आयुष्मान भारत। द फाइनेंशियल कवरेज पर एलिजिबल फैमिली पर ईयर इज 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख। तो आंसर क्या है, 5 लाख। 5 लाख ही है पर ईयर पर फैमिली। ओके, द नेशनल हेल्थ मिशन इंटीग्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लियर सेंट्रल हेल्थ सेक्टर।
National Rural Health Mission and National Urban Health Mission. B. National AIDS Control Program and revised National Tuberculosis Control Program. C. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एंड आयुष्मान भारत. डी. नेशनल आयुष मिशन एंड नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. तो हमने देखा था जी पहला ही वाला था, हमने पहले ऐड इसको कंबाइंड कर दिया 2005 में, 2005 में कंबाइंड किया था 2005 में, और हमने देखा था ये फिर से दोबारा 2018 में आते आते सेपरेट करके अलग अलग फिर इंप्लीमेंट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. The establishment of the Health and Wellness Center is crucial component of the National Health Mission, आयुष्मान भारत, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन. तो अगेन आयुष्मान भारत मिशन, यहाँ पे हमने नेशनल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भी बात कही है, ये हम क्रिएट कर रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है. कंसीडर फॉलोइंग, यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया अकॉर्डिंग टू द मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006. The medium enterprise are those with investment in the plant and machinery between 15 crore and 25 crore. Second है all banks loans to the micro, small and medium enterprise qualify under the priority sector. तो यहाँ पे देखिएगा पहला गलत हो गया, क्योंकि पहला जो इन्होंने बोला है कि 15 से 25 करोड़ है, यहाँ पे 50 करोड़ है पहली बात. ओके, तो ये गलत हो गया. दूसरा ऑल बैंक यहाँ पे बोला, ऑल बैंक लोन, लेकिन यहाँ पे है कि ऐसा नहीं है कि एमएसएमईज गया और किसी भी चीज के लिए लोन लेते हैं तो वो होगा. इन्होंने कहा कि एमएसएमईज जो इंडस्ट्रीज एक्ट ऑफ 1951 है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल 1 उसमें है, उसमें जिस मैन्युफैक्चरिंग एरिया को मेंशन किया गया, अगर उसी में लोन दिया जा रहा है तभी होगा, तो ऑल नहीं होगा. इस ऑल के कारण ये गलत हो गया, नाइदर 1 नाइदर 2, तो ये इसका आंसर होगा. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज एनालिसिस. ये रेलिवेंट क्वेश्चन जो है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपका पीडीएफ दिया जाएगा. और यहाँ पे आई होप दैट मोस्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज रेलिवेंट फ्रॉम द टुडेज न्यूज पेपर वी हैव कवर्ड. तो यहाँ पे हम अपना समाप्त करेंगे जो सेशन है. आप लोगों का फिर से धन्यवाद इस सेशन ज्वाइन करने के लिए. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.